उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। भारतीय संस्कृति में खेती को सर्वोत्तम माना गया है, व्यापार को मध्यम और नौकरी को सबसे नीचे, क्योंकि किसान न केवल अपना बल्कि हम सबका पेट भरने के लिए खेती करता है। पर आज मॉडर्नाइजेशन के चलते हो इसका उल्टा ही रहा है। आज कोई भी खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि भरी गर्मी, सर्दी और बरसात में पूरे दिन की मेहनत करने के बाद फसल पैदा होती है, और मौसम की मार के बाद अगर ये फसल बच जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। किसानों की कंडीशन का इस बात से पता चलता है कि 2019 में 10,000 से भी ज्यादा किसानों ने सुसाइड कर लिया था। हर सरकार की ये कोशिश रहती है कि वो किसानों की समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि उन्नत किसान तो देश महान। और इसी के चलते सरकार ने ये 3 फार्म बिल्स पास किए हैं, जो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद एक्ट्स बन गए हैं। पर फिर भी किसान सड़कों पर क्यों हैं? क्या ये आंदोलन केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या फिर इन एक्ट्स को सही में मॉडिफाई करने की जरूरत है? आइए देखते हैं इन तीनों एक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स। इस सब को समझने के लिए मैं आपको आजादी से लेकर अब तक का अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम का एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। आजादी के बाद जमींदारी सिस्टम बंद कर दिया गया और फार्मलैंड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। पर किसानों के पास खेती करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्हें सूदखोरों से हाई इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता था, जो किसान नहीं चुका पाते थे। तो सूदखोर किसानों की फसल बहुत कम रेट्स पर खरीद लेते और ये साइकिल चलती रहती। इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सरकार ने 1960s में एपीएमसी एक्ट के अंदर लॉ बना दिया कि फसल की खरीद फरोख्त केवल स्टेट रेगुलेटेड मंडीज में बोली लगाकर ही हो सकती है। इन मंडियों के बाहर किसान से ना तो कोई फसल खरीद सकता है और ना किसान किसी को एक लिमिट के बाद बेच सकता है। इन मंडियों को ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज यानी कि एपीएमसी कहते हैं। और जिन ट्रेडर्स को मंडियों में फसल खरीदनी है, उन्हें लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इन लाइसेंस ट्रेडर्स को आड़तीये भी कहते हैं, और इन आड़तियों से खरीदते हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स। तब जाकर कहीं फल, सब्जी और अनाज पहुंचते हैं हमारे और आपके पास। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है कि अब सूदखोर किसानों की फसल औने पौने दामों में नहीं खरीद पाएंगे, पर इससे एपीएमसी में लाइसेंस राज और एक और नया खेल शुरू हो गया। आड़तियों ने कार्टल्स बना लिए, यानी कि आड़तिये पहले ही आपस में मिलकर फसल की प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, जो कि अक्सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम होती है, और किसानों को अपनी फसल मजबूरन इस प्राइस पर बेचनी पड़ती है। कभी कभी तो किसान अपनी फसल बेचने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन तक का खर्चा नहीं निकाल पाते हैं। हर बुवाई सीजन से पहले सरकार 22 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी डिसाइड करती है। सुनकर तो अच्छा लगता है कि सरकार 22 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल की कम से कम एमएसपी तो मिलेगी, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। केवल 6% किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। इतना ही नहीं, सरकार भी जनरली गेहूं और चावल ही एमएसपी पर खरीदती है। इसीलिए हर सीजन में एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पूरे देश का केवल 40% फार्म प्रोड्यूस ही मंडियों में बिकता है, क्योंकि छोटे किसान तो मंडी तक का अपना ट्रांसपोर्टेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए अपने ही गांव में अनलाइसेंस ट्रेडर्स को अपनी फसल कम दामों पर बेच देते हैं। सरकार ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ये 3 एक्ट बनाए हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला एक्ट। अब किसान अपनी फसल मंडी के बाहर भी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है जिसके पास पैन कार्ड है, यानी कि अब आड़तियों और मिडिलमैन का काम खत्म। इससे ऐसे स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा जो बिना आड़तियों के फल सब्जियां डायरेक्टली फार्म से कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। इससे अपनी फूड सप्लाई चेन एफिशिएंट बनेगी। हर स्टेट मंडी में अपना अपना टैक्स लगाते हैं, जैसे कि पंजाब में ये टैक्स 8.5% है, जो किसानों को ही देना होता है। पर अब मंडी से बाहर बेचने पर किसानों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर स्टेट्स इस बिल का अपोज कर रहे हैं। इस एक्ट का एक और फायदा है, अब किसान अपनी फसल दूसरे स्टेट्स में आराम से बेच सकते हैं। पहले ये स्टेट का डिसीजन होता था कि दूसरे स्टेट के किसान उस स्टेट में अपनी फसल बेच सकते हैं या नहीं, पर किसानों को डर है कि मंडियों के बाहर सामान बेचने पर ट्रेड पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा और कंपनी भी अपनी मनमर्जी कर सकेंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में किसानों को मंडियों के बाहर अच्छे रेट्स मिल जाएं, बाहर स्टेट टैक्स भी नहीं लगेगा, तो ज्यादातर ट्रेड बाहर ही होगा और धीरे धीरे मंडियां बंद हो जाएंगी, जिससे एमएसपी भी खत्म हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल रिडंडेंट हो गए हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब अमेज़न इंडिया में लॉन्च हुआ था तब डिलीवरी चार्ज नहीं लगता था, फिर फ्री डिलीवरी की लिमिट 500 रुपए कर दी गई और फिर प्राइम मेंबरशिप वालों को फ्री डिलीवरी दी गई
और अब तो प्राइम मेंबरशिप वालों से भी किसी किसी प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं। इसीलिए किसान भाई चाहते हैं कि सरकार बिल में ही इंक्लूड करे कि एमएसपी से नीचे कोई भी फार्म प्रोड्यूस नहीं खरीद सकता। वैसे तो केवल 6% किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं, पर एमएसपी को लीगलाइज करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे एक्ट की। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट ने पहले से लगी हुई होल्डिंग लिमिट्स को हटा दिया है, यानी कि एसेंशियल फार्म प्रोड्यूस को स्टॉक करने पर अब कोई सजा नहीं होगी। आपको तो पता ही होगा 1960s में भारत में खाना कम पड़ गया था, तो उसके चलते अमेरिका से वीट इंपोर्ट किया गया। ऐसे में अगर कोई खाना स्टॉक करता है तो एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हो जाती है। इसीलिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक करने पर एक लिमिट लगा दी। पर आज भारत में एक अलग ही प्रॉब्लम है, फूड मिसमैनेजमेंट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जरूरत से ज्यादा बफर स्टॉक पड़ा है, पर फिर भी लोग भूखे हैं। प्याज और टमाटर की कहानी तो आप साल 2 साल में देख ही लेते हैं। इनके प्राइसेस या तो किसानों को रुलाते हैं या कस्टमर्स को। कोई क्यों ही वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट करता, जब कई सारी चीजों को स्टॉक करना ही इलीगल था। पर अब एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट ने इन सारी स्टॉक लिमिट्स को हटा दिया है और एक सेफ्टी कैप लगा दिया है, यानी कि हॉर्टिकल्चर आइटम्स की प्राइस अगर 2 गुनी और फूड ग्रेन्स की प्राइस 1.5 गुनी हो जाती है तो ये सारी स्टॉक लिमिट्स वापस आ जाएंगी। यहाँ किसानों का कंसर्न है कि जब फार्म प्रोड्यूस की प्राइस कम होगी तब ट्रेडर्स स्टॉक करेंगे और जब प्राइस बढ़ जाएगी तब उसे बेच देंगे। इसमें किसानों का तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे एक्ट की। इस एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स अब किसी भी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि इस साल हम तुमसे हजार टन प्याज और टमाटर 20 और 25 रुपए की रेट से खरीदेंगे। अब हार्वेस्टिंग के टाइम मार्केट प्राइस चाहे जो भी हो, पर मैकडॉनल्ड्स को 20 और 25 रुपए की रेट से हजार टन प्याज और टमाटर खरीदने पड़ेंगे। इससे किसानों को अपने प्रोड्यूस का एक प्री एश्योर्ड प्राइस मिल जाता है और कंपनीज भी किसानों को एडवांस में कुछ पैसे दे सकती हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पहले भी होते थे, पर एपीएमसीज के थ्रू। यहाँ किसानों को डर है कि कंपनीज के पास एक लीगल और फाइनेंशियल टीम होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को कंपनीज के फेवर में बना सकते हैं। जैसे कि कंपनी किसी भी फार्म प्रोड्यूस को उसके कलर के बेस पर या तो रिजेक्ट कर सकती है या बहुत ही कम दामों में खरीदेगी। डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए किसानों को एसडीएम के पास जाना होगा, पर कंपनीज अपनी फाइनेंशियल पावर और कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज का गलत फायदा उठा सकती है। किसानों का एक और कंसर्न है कि कंपनीज केवल बड़े बड़े किसानों से ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि छोटे छोटे किसानों से डील करना कंपनी के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा और इसीलिए फिर से मिडिलमैन सीन में आ जाएंगे। इन एक्ट्स का असर आने वाले 5-7 साल में ही क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि इन एक्ट्स से किसानों का केवल नुकसान हो रहा है। अगर हम अपने पॉलिटिकल लेंस को हटाकर देखें तो ये एक्ट्स किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत अच्छी कोशिश है, पर इसमें अगर खुद किसानों के साथ डिस्कशन करके उनके पॉइंट्स भी इंक्लूड कर ले जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि किसान की उन्नति तो देश की प्रगति। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।